1960 में गोल्ड के प्राइसेस 100 रुपीज़ पर 10 ग्राम के आसपास थे और अगर मैं 1980 की बात करूं तो गोल्ड प्राइसेस समवेयर 1000 रुपीज़ के आसपास थे। 2003 में जब MCX के अंदर मेटल्स के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट हुई और 2004 में गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रूप में आया तो गोल्ड के प्राइसेस 5000 क्रॉस करके 5500 तक चले गए। ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब ये प्राइजेस तो आपको मिलने नहीं वाले, बट फिर भी गोल्ड के फ्यूचर को जानने के लिए या किसी भी चीज़ के फ्यूचर को जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उसका पास्ट जान लें। 2008 में जब सारी शेयर मार्केट क्रैश हुई, वर्ल्ड इकोनॉमी अपने बॉटम्स पे आने लगी, तो गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर उभर के आया और गोल्ड के प्राइसेस 2004 में 11,000 से सीधा 14,000 तक शूट अप कर गए और इसके बाद तो गोल्ड थमा ही नहीं। 2008 के बाद 2010 में गोल्ड 26,000 तक पहुंच गया, उसके बाद 2012 में गोल्ड 30,000 और 2013 में गोल्ड ने अपना लाइफ टाइम हाई 35,000 का बनाया। इसके बाद गोल्ड की ये जो एक डेकेड का पूरा सफ़र था, जब MCX पर गोल्ड लॉन्च हुआ 2004 के अंदर, 2004 में 5500 से लेकर 2013 तक उसका जो 35,000 का सफ़र था, ये इसको पूर्ण विराम लगा और यहाँ से गोल्ड ने यू टर्न लिया। फिर 2013 के एंड तक गोल्ड 35,000 से 26,000 आ गया और 2013 के बाद 2014, 15, 16, 2017 तक गोल्ड 26,000 और 28,000 के बीच में ही ट्रेडिंग करने लगा। 2018 में एक बार फिर गोल्ड ने तेज़ी पकड़ी और 30,000 के लेवल को क्रॉस किया। 2019 में इसने जो 35,000 का इसका हाई था, जो कि इसने अगस्त 2013 में बनाया था, उस हाई को 6 साल बाद एक बार फिर ब्रेक किया और 35,000 के ऊपर निकल गया। 2020 में कोरोना काल ने तो गोल्ड को हीरो ही बना दिया, क्योंकि अब फिर एक बार 2008 के बाद जो इसने तेज़ी पकड़ी थी, एक बार फिर इसने 2020 में तेज़ी पकड़ी है और 35,000 के बाद 40,000, 45,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000। सॉरी, जब भी गोल्ड तेज़ी पकड़ता है ना, मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ। अभी फ़िलहाल गोल्ड 56,000 का हाई बना चुका है और एट प्रेजेंट गोल्ड 52,000 से लेके 54,000 के बीच ट्रेडिंग कर रहा है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो कौन कौन से ऑप्शंस है आपके पास, जिसके चलते आप गोल्ड की इस तेज़ी का बेनिफिट ले सकते हैं और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके अच्छी खासी रिटर्न को कमा सकते हैं। जब भी गोल्ड तेज़ी पकड़ता है ना, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस गोल्ड से बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। जैसे कि मुझे अभी बैठे बैठे 80,000 तक के ख्वाब आने लग गए। तो ऐसी उम्मीद पब्लिक भी लगा के बैठी है कि इस दिवाली तक गोल्ड क्या 60,000 पार करेगा, और कई कैटेगरीज तो ऐसी भी हैं जो गोल्ड को 1,00,000 रुपये पर 10 ग्राम तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं ईयर एंड तक। तो जानते हैं इस वीडियो में गोल्ड कहाँ पहुँचेगा और वो क्या ऑप्शंस हैं जो गोल्ड की रिटर्न से आपको माला माल कर दें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको गोल्ड का सफ़र बताया, वो सफ़र जो गोल्ड ने MCX में लॉन्च होने के बाद से 2020 तक तय किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैंने 2011 से लेके 2020 तक का एक स्क्रीनशॉट भी दिया है। भले ही आप स्क्रीन पोस्ट करके, वीडियो पोस्ट करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस स्क्रीनशॉट में मैंने आपको बताया कि 2011 से लेके 2020 तक पिछले 10 सालों में गोल्ड ने हर ईयर में जो हाई बनाए हैं और जो लोज बनाए हैं, उनको आप एक नज़र डाल सकते हैं, जिससे आपको आइडिया होगा कि गोल्ड के अंदर हाई और लो के बीच एक साल में कितनी फ्लक्चुएशन होती है। ये आइडिया मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप करंट ईयर में पता लगा सकें कि गोल्ड कितना हाई गया है और उसके बाद कितना बाउंस बैक मार सकता है। और आपसे एक और गुजारिश करूँगा कि जितना भी ये डिफरेंस है, इसको रुपीज़ की फॉर्म में या पॉइंट्स की फॉर्म में ना देखें, इसको परसेंटेज की फॉर्म में देखें, क्योंकि परसेंटेज से आपको पता चलेगा कि गोल्ड करंट ईयर में कितना बढ़ सकता है या करंट लेवल से कितना गिर सकता है। तो चलिए, गिरावट और जितनी भी इसकी बढ़त होती है, जितने भी इसके अप एंड डाउन्स होते हैं, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि आप गोल्ड के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास वो क्या क्या ऑप्शंस हैं जिसके ज़रिए आप गोल्ड में एंट्री ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में फिजिकल गोल्ड आता है। फिजिकल गोल्ड से आप सभी वाकिफ़ हैं। फिजिकल गोल्ड को आप या तो ज्वेलरी की फॉर्म में लेते हैं, कॉइन्स की फॉर्म में लेते हैं, या फिर आप ब्रिक्स की फॉर्म में लेते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है डिजिटल गोल्ड,
डिजिटल गोल्ड यानी कि मैं बात कर रहा हूँ पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे और ऐसे तमाम वॉलेट्स हैं जो आपको ऑप्शंस देते हैं कि आप गोल्ड को 24 कैरेट गोल्ड को आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ हटके ऑप्शंस आते हैं जो कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट बेस्ड हैं, जैसे कि गोल्ड ईटीएफ या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड। और लेटेस्ट अगर मैं बात करूं कुछ पिछले सालों में जो ऑप्शंस हमारे पास आए वो है सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी। तो ये 5 ऑप्शंस हमारे पास एट प्रेजेंट अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आपके लिए मैं इस वीडियो में कंपैरिजन लाया हूँ कि इस कंपैरिजन के माध्यम से आप पता लगा पाएंगे कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतरीन है जिसके ज़रिए आप गोल्ड में जितनी भी अप एंड डाउन्स होती हैं इसके चलते मुनाफा कमा सकते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं एक बार इसका कंपैरिजन। सबसे पहले बात आती है आपके कंजम्पशन की कि आप गोल्ड को कंज्यूम कर रहे हैं या उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कंजम्पशन की बात थोड़ी अटपटी लग रही है, बट आपको आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि वी आर द वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर्स इन द वर्ल्ड ऑफ गोल्ड। हम सबसे ज़्यादा गोल्ड कंज्यूम करते हैं और गोल्ड कंज्यूम करने से हमारा सीधा सीधा गोल्ड से जो हमारे इमोशंस हैं, गोल्ड के प्रति जो हमारा लगाव है, जो हमारा शौक़ है गोल्ड को कैरी करना आभूषण की फॉर्म में, ज्वेलरी की फॉर्म में, वो सबसे ज़्यादा गोल्ड की डिमांड को अफेक्ट करता है। इसीलिए वी आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपोर्टर्स इन द वर्ल्ड ऑफ गोल्ड। तो अगर मैं कंजम्पशन की बात करूं तो फिर फिज़िकल ऑप्शन है वही अव्वल आता है, क्योंकि हम फिज़िकल गोल्ड अगर बाय करते हैं ब्रिक्स, कॉइन्स और ज्वेलरी की फॉर्म में, तभी हमारे पास जो गोल्ड एक शौक हमारा पूरा होता है, गोल्ड हम देख पाते हैं, गोल्ड को हम कैरी कर पाते हैं। बाकी जितने भी 4 ऑप्शंस हैं वहाँ पर ये कंजम्पशन हम गोल्ड की नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ गोल्ड हमारे वॉलेट में रहता है या हमारे पेपर फॉर्म में रहता है। अब बात आती है कॉस्टिंग की। तो अगर मैं फिज़िकल गोल्ड की बात करूँ तो वहाँ पे आपको जीएसटी, जो कि सबसे भारी एक चार्जेस लगते हैं, हमें टैक्सेस हमेशा से हमें परेशान करते हैं, तो वहाँ आपको 3% का जीएसटी देना पड़ता है। जीएसटी के बाद बात आती है मेकिंग चार्जेस की। मेकिंग चार्जेस भी काफ़ी होते हैं जो कि 5% से लेके 10% तक पहुंच जाते हैं। डिपेंड करता है आप किस तरह की ज्वेलरी ले रहे हैं, और अगर आप ब्रिक्स या कॉइन्स ले रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे मेकिंग चार्जेस नॉमिनल से होते हैं 1-2% के हिसाब से। और अगर हम बात करें डिजिटल गोल्ड की, देखिए डिजिटल गोल्ड में आपको डिलीवरी तो मिलती नहीं है, तो अगर डिलीवरी नहीं मिलेगी तो आपको जीएसटी क्यों देना है। इसीलिए डिजिटल गोल्ड के अंदर 3% जीएसटी का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। वहाँ पर आपको नॉमिनल से 0.5% या 1% की जो वॉलेट होता है, वॉलेट के अंदर आप गोल्ड रख रहे हैं, वहाँ पर आपको एक नॉमिनल से चार्जेस देने पड़ते हैं जो कि मैक्सिमम 0.5% या कभी कभी 1% तक चले जाते हैं। इसके बाद मैं बात करूँ गोल्ड ईटीएफ की। गोल्ड ईटीएफ के लिए एक तो आपको जो गोल्ड ईटीएफ को मैनेज करते हैं उनकी कंपनीज़ के या फिर जो एएमसीज होती हैं उनके अपने चार्जेस होते हैं, वो आपको 1% तक वो चार्जेस देने पड़ते हैं। इसके अलावा गोल्ड ईटीएफ के अंदर आपको कमीशन देनी पड़ती है, और अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू ले रहे हैं तो ब्रोकरेज देनी पड़ती है। वो टोटल मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो समवेयर 1% to 1.5% बैठते हैं। इसके बाद हमारी बात आती है गोल्ड म्यूचुअल फंड की। गोल्ड म्यूचुअल फंड के अंदर भी 1% तक आपको नॉमिनल चार्जेस लगते हैं, मैनेजमेंट फ़ीस और आपको ब्रोकरेज लगा के। और गोल्ड ईटीएफ के लिए और गोल्ड म्यूचुअल फंड के लिए ज़ीरोधा जैसे प्लेटफॉर्म है जो कि आपसे बहुत मिनिमम ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, तो अगर आप उनके थ्रू जा रहे हैं तो आपको चार्जेस में हो सकता है 0.5% तक का डिडक्शन मिल जाए। इसके बाद बात आती है सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड फंड की। देखिए सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड फंड कॉस्टिंग के मामले में अव्वल आता है, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं देना। जो आप गोल्ड बाय कर रहे हैं, जितना आप गोल्ड बाय कर रहे हैं उसी के लिए आपको जो भी गोल्ड का मार्केट प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से आपको पेमेंट करनी है। तो अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो यहाँ सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड फंड सबसे अव्वल आता है अगर आप गोल्ड की डिलीवरी नहीं लेना चाहते हैं तो। बार बार शब्द आ रहा है डिलीवरी का। मान लीजिए आप फिजिकल गोल्ड ना खरीद के डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड या फिर सोवेरियन गोल्ड के माध्यम से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब थोड़े टाइम बाद आप चाहते हैं कि आपको गोल्ड जो आपने जितना भी एक्यूमुलेट किया धीरे धीरे करके उसकी आपको डिलीवरी मिल जाए। तो आप कौन कौन से ऑप्शन है जहां पर गोल्ड की डिलीवरी ले सकते हैं, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड है उसको फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करके आप उसे ले सकते हैं या उसे एक्सचेंज से रिसीव कर सकते हैं, या जो भी आपका ब्रोकर है उसके माध्यम से आप इसे रिसीव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लूँ फिजिकल गोल्ड की। वहाँ तो गोल्ड फिजिकल है ही, डिलीवरी का ऑप्शन ही नहीं आता, क्योंकि आपको फर्स्ट डे से डिलीवरी मिल जाएगी। और इसके बाद बात आती है डिजिटल गोल्ड की। डिजिटल गोल्ड के अंदर आप
1 ग्राम के मल्टीपल में कभी भी डिलीवरी ले सकते हैं। बट बेटर ये रहता है अगर आप 100 ग्राम से गोल्ड को एक्यूमुलेट कर लें, या थोड़ा सा गोल्ड आपका जितना आप कंज्यूम करना चाहते हैं, जो हमारे टारगेट्स होते हैं लाइक डॉटर्स मैरिज, आज उस टाइम पे सबसे ज़्यादा हमें गोल्ड चाहिए होता है, तो जो भी आपका एक टारगेट है वहाँ तक आप गोल्ड एक्यूमुलेट कर ले, उसके बाद ही डिलीवरी लें। क्योंकि डिलीवरी लेते वक्त आपने जो पहले जीएसटी नहीं दिया है वो 3% जीएसटी तो आपको देना पड़ेगा। इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है गोल्ड ईटीएफ। डिलीवरी के मामले में गोल्ड ईटीएफ बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आपका जब तक 1 किलो गोल्ड 1 केजी गोल्ड इकट्ठा नहीं हो जाता, जो कि आज की डेट में अप्रॉक्स 55 लाख के आसपास बैठेगा, तब तक आप डिलीवरी नहीं ले सकते हैं। और इसके बाद हमारा गोल्ड म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आता है और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड का। तो इन दोनों ही ऑप्शंस के अंदर आपको डिलीवरी नहीं मिलती है। तो अगर आप गोल्ड फिजिकल फॉर्म में लेने के इच्छुक हैं तो म्यूचुअल फंड और सोवरेन गोल्ड फंड में आप ना जाइए। इसके लिए आपके लिए डिजिटल गोल्ड सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, जहां पर आप सिर्फ 500 या फिर आप 100 रुपीज़ से गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जब आपका टारगेट पूरा हो जाए आप उस गोल्ड की डिलीवरी ले सकते हैं। 500 और 100 रुपीज़ से मुझे याद आया कि अब आप एक बार अमाउंट की भी बात कर लेते हैं कि किस किस ऑप्शंस के अंदर आप कितनी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं फिजिकल गोल्ड की बात करूं तो बात चाहे ज्वेलरी की हो, तो मुझे नहीं लगता कोई 1-2 ग्राम से कम कोई भी ज्वेलरी आती होगी। तो इसीलिए आपको फिजिकल गोल्ड की अगर हम बात करें तो वहाँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 तक की आती है। इसके बाद अगर मैं डिजिटल गोल्ड की बात करूँ तो डिजिटल गोल्ड बहुत ही किफ़ायती है इन्वेस्टमेंट के मामले में, एक स्टार्टिंग के मामले में, जहाँ आप मात्र 100 रुपीज़ से भी गोल्ड को परचेज कर सकते हैं। और अगर मैं बात गोल्ड ईटीएफ की करूं तो गोल्ड ईटीएफ भी ऑलमोस्ट चीप ऑप्शन ही है, क्योंकि वहां पर आप 1 ग्राम से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो ग्राम्स के मल्टीपल में ही होगा, या तो आप 1 ग्राम लेंगे, 2 ग्राम लेंगे, 3 ग्राम लेंगे, इसी तरह आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब बात आती है गोल्ड म्यूचुअल फंड की। अगर मैं एक एफोर्डेबल देखूं कि कितना आपकी पॉकेट को बर्डन पड़ता है, तो गोल्ड म्यूचुअल फंड उस पर काफ़ी ज़्यादा खरा उतरता है, क्योंकि यहाँ आप सिर्फ 500 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास सिप का भी ऑप्शन होता है, आपको जस्ट एक फॉर्म भरना है, या आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, आपको सिर्फ उन्हें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देनी है अपनी एएमसी को, और आपके बैंक से एवरी मंथ एक सर्टन डेट पे 500 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएंगे और वो गोल्ड पे इन्वेस्ट हो जाएंगे। जिस डेट पे आपके बैंक से अमाउंट डिडक्ट हुई है उस डेट का जो भी रेट है उस हिसाब से आपके अकाउंट में यूनिट्स क्रेडिट हो जाएंगे। इसके बाद बात आती है हमारे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड की। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड भी एवरेज ही होता है अगर मैं आपकी एक पॉकेट पे बर्डन की बात करूं, क्योंकि यहाँ भी आपको ग्राम्स के मल्टीपल में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो गोल्ड ईटीएफ हो या सोवरेन गोल्ड हो, आपको ग्राम्स के मल्टीपल में लेना है। डिजिटल गोल्ड हो या फिर म्यूचुअल फंड हो, यहाँ पर आप 100 रुपीज़ 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं कितनी अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है डिजिटल गोल्ड, जैसे कि पेटीएम, गूगल पे या फ़ोन पे, और भी वॉलेट्स हैं जहाँ पर आप डिजिटल गोल्ड को बाय कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रिटर्न्स की। अब आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, चाहे जैसे भी करी हो, ग्राम्स के मल्टीपल में करी है या 500 रुपीज़ से स्टार्ट करी है, तो इस पर रिटर्न्स की बात आती है। तो रिटर्न्स का रिकॉर्ड तो मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दिया था कि गोल्ड किस तरह 5000 से लेके आज 50,000 तक पहुंच चुका है। बट मैं बात कर रहा हूं नेट रिटर्न की, क्योंकि जब भी हम रिटर्न्स की बात करते हैं ना दोस्तों, तो हम देखते हैं कि गोल्ड कितने से कितना पहुंचा, हम ये भूल जाते हैं कि हमने उसको खरीदने में कितने चार्जेस दिए, कहाँ हमने जीएसटी दिया, कहाँ हमने मेकिंग चार्जेस दिए, या कहाँ हमने ब्रोकर की ब्रोकरेज दी। तो एक बार झलक डाल लेते हैं कि आपको नेट रिटर्न कितना मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि गोल्ड ने इस साल 2020 में 40% की रिटर्न दी है। तो अगर मैं फिजिकल गोल्ड की बात करूं तो वहाँ आपने 3% जीएसटी भी दिया है, और डेफिनेटली कुछ मेकिंग चार्जेस भी दिए होंगे, जो कि समवेयर जीएसटी मिलाकर 10% तक बैठते हैं। तो आपकी नेट रिटर्न अगर मैं देखूं, आप अपनी ज्वेलरी को या ब्रिक्स को या कॉइन्स को अगर बेचने जाए ना, तो रिटर्न 25 से 30% ही बैठेगी। जहां मार्केट में रिटर्न गोल्ड ने 40% दी है, बट आपकी पॉकेट में आएगा सिर्फ 25%। और अगर मैं डिजिटल गोल्ड की बात करूं तो डिजिटल गोल्ड में सिर्फ आपको 1% के आसपास चार्जेस दिए हैं, बशर्ते आपने डिलीवरी नहीं ली हो, क्योंकि अगर आप डिलीवरी लेते हैं तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। और आज के डेट में डिलीवरी कौन लेता है, क्योंकि डिलीवरी लेंगे तो गोल्ड को कहाँ रखेंगे, रखने की भी तो कॉस्टिंग आएगी। इसीलिए अगर आप डिजिटल फॉर्म में गोल्ड ले रहे हैं तो आपको 1%
जो चार्जेस है वही सिर्फ डिडक्ट होएगा, बाकी सारी आपकी रिटर्न एज इट इज़ आपको क्रेडिट हो जाएगी। इसके बाद अगर मैं बात गोल्ड ETF की करूँ तो गोल्ड ETF में भी आपको 1-1.5% के चार्जेस देने हैं, जो कि ब्रोकरेज मिलाकर या फिर कमीशन या जो भी इस सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस पे लगता है वो भी आपको 1% के आसपास बैठेगा। तो गोल्ड ETF भी आपको लगभग मार्केट रेट के अकॉर्डिंग ही रिटर्न देगा। इसके बाद बात आती है आपके गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की। गोल्ड म्यूचुअल फंड में जनरली मैंने देखा है जितना भी गोल्ड रिटर्न देता है उससे 4-5% का फ़र्क आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर इस साल गोल्ड ने जो भी MCX का गोल्ड है उसने 40% की रिटर्न दी है, तो गोल्ड म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न देखने को मिलेगी समवेयर 35 to 36%। उसका रीज़न ये होता है कि जो गोल्ड म्यूचुअल फंड होते हैं वो फर्दर अपनी 80% अमाउंट तक ही गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, बाकी का 10% वो गोल्ड माइनिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और रिमेनिंग 10% वो लिक्विड फंड्स में रखते हैं लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए। इसीलिए जो रिटर्न आती है वहाँ पर गोल्ड म्यूचुअल फंड में वो एज़ कम्पेयर टू गोल्ड थोड़ी सी कम रहती है। और डेफिनेटली अगर गोल्ड गिरता भी है तो कंपेरेटिवली गोल्ड म्यूचुअल फंड्स कम गिरते हैं। तो यहाँ पर रिटर्न के मामले में मुझे गोल्ड म्यूचुअल फंड ज़्यादा सुहाते नहीं है, ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट नहीं करते हैं। उसका रीज़न यही है कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्योरली गोल्ड में नहीं होती है। अब बात आती है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड्स की। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड्स में रिटर्न को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ आपको 2.5% पर एनम का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है, भले ही गोल्ड ने कितने ही रिटर्न दी हो। फॉर एग्जांपल इस साल गोल्ड ने 40% की रिटर्न अभी तक दे दी है, तो 40% की रिटर्न तो आपको मिलेगी, साथ में कोई चार्जेस भी नहीं कटेंगे। बट इसके अलावा आपको गोल्ड में जितने टाइम आप बने रहे हैं आपको 2.5% पर एनम का इंटरेस्ट भी मिलेगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपने 2015 में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करी और वहाँ से लेके अब तक गोल्ड में आपको 50% की रिटर्न मिल गई। इस 50% की रिटर्न के अलावा आपको 5 साल का इंटरेस्ट भी मिलेगा, जो कि लगभग 7.5% हो जाएगा। तो अगर मैं सोवरेन गोल्ड फंड की बात करूँ तो यहाँ आपको बिना चार्जेस डिडक्ट करे हुए 2.5% की एक्स्ट्रा रिटर्न मिलती है। तो मुझे लगता है कि अगर प्योरली इन्वेस्टमेंट करनी है तो शायद सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन निकल के आता है, बशर्ते आपकी पॉकेट अलाउ करे कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू डिजिटल पेमेंट के जो ऑप्शन हैं या फिर म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है उससे थोड़ी सी ज़्यादा आप पेमेंट कर सकते हैं। अब एक बार बात कर लेते हैं लोन की। लोन की बात कहाँ से है कि इन्वेस्टमेंट के बीच में। डेफिनेटली दोस्तों अगर हमारे पास गोल्ड होता है तो हम कोशिश करते हैं कि गोल्ड अगेंस्ट लोन ले ले। जैसे कि मुथूट बैंक है, मुथूट के पास हम जाते हैं और अपने जो भी हमारा अप एंड डाउन्स आते हैं, समटाइम लाइफ में पैसे की ज़रूरत पड़ती है और हम चाहते हैं कि उस वक्त हम अपने गोल्ड को बेचें ना, गोल्ड एज इट इज़ रहे और गोल्ड के अगेंस्ट हमें कुछ कैश मिल जाए, जिससे हम उस टाइम की जो हमारी शॉर्ट नीड है उसको हम पूरा कर ले, या जो भी उस टाइम हमारे को इमरजेंसी फंड्स की रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल कर ले। तो ऐसे में गोल्ड एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट निकल के आता है, जिसको हम मॉर्टगेज के रूप में बैंक्स या किसी भी डीलर या किसी भी लैंडर के पास में हम रख सकते हैं, जहाँ से हम पैसे को ले लें। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट फिजिकल गोल्ड में करी है तो डेफिनेटली आप जानते हैं गोल्ड के अगेंस्ट 60 to 70% हमें लोन मिल जाता है, जिसको अभी कोरोना काल में लिमिट को बढ़ाकर 90% तक कर दिया है। और अगर मैं डिजिटल गोल्ड की बात करूं, यानी कि मान लेते हैं आपने एक टाइम के लिए पेटीएम के अंदर आपका 50,000 का गोल्ड पड़ा है, तो आप किसी बैंक को अप्रोच करते हैं कि मेरा पेटीएम के अंदर 50,000 का गोल्ड है, इस पर मुझे 90% ना सही 80% 70% कुछ तो मुझे लोन प्रोवाइड कर दीजिए, सो दैट मैं अपनी इमरजेंसी नीड को फुलफिल कर लूँ। बट फ्रेंड्स इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज देयर इज़ रेस्ट्रिक्शन इन डिजिटल गोल्ड कि आप उसको मॉर्टगेज के तौर पर कहीं भी, सिक्योरिटी के तौर पर कहीं भी रख नहीं सकते। इसीलिए डिजिटल गोल्ड जो है उसके अगेंस्ट आपको लोन नहीं मिलेगा। इसके बाद बात आती है गोल्ड ETF की। गोल्ड ETF में देखिए डिलीवरी का ऑप्शन होता नहीं है। अगर आपने डिलीवरी ली है तो वो फिजिकल गोल्ड ही बन जाएगा, बट जब तक आपने गोल्ड ETF में डिलीवरी नहीं ली है तब तक आप गोल्ड ETF को भी मॉर्टगेज के तौर पर कहीं भी नहीं रख सकते हैं। और इसी तरह गोल्ड म्यूचुअल फंड को भी आप मॉर्टगेज के तौर पर नहीं रख सकते हैं। तो अगर मैं मॉर्टगेज की बात करूं तो चाहे डिजिटल गोल्ड हो या फिर गोल्ड ETF हो या गोल्ड म्यूचुअल फंड हो, तीनों ही ऑप्शंस यहाँ पर बिल्कुल फेल हो जाते हैं, इनके अगेंस्ट आपको लोन नहीं मिलेगा। और यहाँ पर फिर से एक बार सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अव्वल आते हैं, क्योंकि उसके अगेंस्ट में आपको लोन मिल जाता है। तो देखिए जहाँ फिजिकल गोल्ड में आप मेकिंग चार्जेस, इतने सारे आपने चार्जेस दिए, उन चार्जेस को आप ना देके अगर सोवरेन गोल्ड फंड में जाते हैं तो आपको रिटर्न भी अच्छी मिल रही है, आप उसे मॉर्टगेज के तौर पर भी रख सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी उसमें काफ़ी किफ़ायती
स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब मैंने आपको सारा कंपैरिजन बता दिया कि किसके अंदर कॉस्टिंग ज़्यादा आती है, कहाँ आपको सिक्योरिटी रहती है। बात एक बार प्योरिटी की भी कर लेते हैं, क्योंकि प्योरिटी मिलेगी तभी गोल्ड लेने का फ़ायदा है। तो अगर मैं प्योरिटी की बात करूं तो फिजिकल गोल्ड को छोड़कर बाकी सारे ऑप्शंस में आपको 24 कैरेट गोल्ड मिलता है। प्योरिटी की आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे ही जो इन्वेस्टमेंट है वो सेबी द्वारा अप्रूव्ड है। हाँ, बात जब फिजिकल गोल्ड की आती है वहाँ डेफिनेटली आपको खुद से चेक करना पड़ेगा कि ज्वेलर से लिया हुआ गोल्ड 24 कैरेट हॉलमार्क है या नहीं है। तो यहाँ आप अगर मैं प्योरिटी, सिक्योरिटी और कॉस्टिंग की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि फिजिकल गोल्ड एक अच्छा ऑप्शन है। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि आपकी कॉस्टिंग कहाँ ज़्यादा आएगी, रिटर्न्स कहाँ अच्छी मिलेंगी और कहाँ आप अफोर्ड कर सकते हैं, गोल्ड को ले सकते हैं। और एंड में आपको बता रहा हूँ कि अगर इन पांचों में से आपको जो भी ऑप्शन अच्छा लगा है तो उस ऑप्शन से आप गोल्ड कैसे बाय कर सकते हैं। फिजिकल गोल्ड की तो मैं बात करने ही वाला, जो आपके पड़ोस में डीलर है, ज्वेलर्स है, वहाँ से आप जाइए और जितना आपको गोल्ड खरीदना है आप ले सकते हैं। या फिर पोस्ट ऑफिस और बैंक्स में भी आपको गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। मैं बात यहाँ करने वाला हूँ डिजिटल गोल्ड की। तो वीडियो के दौरान बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ कि गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम, यहाँ पर तमाम ऑप्शन है जहाँ आप डिजिटल गोल्ड को परचेज कर सकते हैं। और अगर आपने गोल्ड ETF लेना है तो आपको किसी भी ब्रोकर के पास में डीमैट अकाउंट खुलाना पड़ेगा, जिसके लिए आपके लिए पैन कार्ड मैंडेटरी है। और वहाँ डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद में आप गोल्ड ETF को परचेज कर सकते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड के लिए डीमैट अकाउंट मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो एक फॉर्म भर सकते हैं ऑफलाइन जाके, या फिर अगर आप इंटरनेट बैंकिंग आपके पास है और आपका KYC हुआ है तो आप ऑनलाइन भी गोल्ड म्यूचुअल फंड को परचेज कर सकते हैं। हाँ, अब बात आती है सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड की। सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड जो है, अगर आप प्राइमरी मार्केट से लेना चाहते हैं तो ये लिमिटेड टाइम के लिए ही आते हैं, जिसके अंदर आपको 15 से 20 दिन के अंदर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी होती है। जहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों लिमिट फिक्स्ड होती हैं, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट एक बार गोल्ड बॉन्ड फंड एक्सचेंज में लिस्ट हो जाए तो आप डीमैट अकाउंट ओपन करके इन SGB बॉन्ड्स को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आज इस वीडियो में आपको बताया कि गोल्ड की पास्ट हिस्ट्री क्या थी, गोल्ड ने कैसे 5,000 से 50,000 तक का सफ़र तय किया, और उस रिटर्न्स को आप अगर बेनिफिट फ्यूचर में लेना चाहते हैं तो आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं जिसके चलते आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, गोल्ड 60,000 जाए या वापस 30,000 आए, बेटर ये रहता है कि फ्यूचर की टेंशन ना करके गोल्ड के अंदर थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ 2005 कैरेट, 2010 कैरेट अब हमें देखने को नहीं मिलने वाले हैं। तो डेफिनेटली अगर मैं 10 साल, आने वाले 20 साल की बात करूँ तो गोल्ड ने बढ़ना ही है। बेटर ये है कि आप लोअर प्राइस की टेंशन ना लें, लोअर प्राइस को एक्सपेक्ट ना करें, उनका वेट ना करें, और गोल्ड में अभी से छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि इंडिया के अंदर गोल्ड सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है, कंजम्पशन का भी ऑप्शन है। हमारी शौक, हमारी हॉबीज़ और एक हमारा कहीं ना कहीं उससे लगाव जरूर है। तो आज इस वीडियो में हमने गोल्ड के बारे में बात करी। फिर दोबारा आपसे बात करूंगा नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के साथ में, नए टैक्स रेट और GST के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।